तो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें दो तरह का रिजोल्यूशन था, 2D रिजोल्यूशन और 3D रिजोल्यूशन, 2 डायमेंशन रिजोल्यूशन, 3 डायमेंशन रिजोल्यूशन। 2 डायमेंशन रिजोल्यूशन में जो बताया जा रहा है, थोड़ा सा इसको रिवीजन के तौर पर आपको बता देते हैं कि यदि हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, मानो मेरे पास कोई ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर है, तो इसको हम चाहे तो दो भाग में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा वेक्टर ए है तो इसका दो भाग हो सकता है, और दोनों भाग इसके परपेंडिकुलर तक वेक्टर आएगा। एक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऊपर, एक वेक्टर इधर की ओर, ये एक्स एक्सिस तरफ और एक वाई एक्सिस तरफ। आपको ये भी बताए थे कि एक एक्स एक्सिस तरफ वाले को ए एक्स बोलेंगे और वाई एक्सिस वाले को हम लोग ए वाई बोलेंगे। अच्छा, एक बात और बताए थे कि ए एक्स के हम लोग ऐसे में ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई लिख सकते हैं। अच्छा, आपको हम ये भी बताए थे कि ए एक्स बराबर हो सकता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अगर आप लोग को नहीं याद है, जो वीडियो नहीं देखे थे, एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना, अपलोड कर चुके हैं। तो ए के जगह उसका मैग्नीट्यूड इंटू एक यूनिट वेक्टर, आपको बताया था किसी वेक्टर को आप चाहें तो उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसके दिशा में एक यूनिट वेक्टर, है ना। ए उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए का कैप, जरूरी नहीं कि ए का कैप हो, अगर उसके दिशा में कोई दूसरा वेक्टर भी है, मान लो एक्स की तरफ काम कर रहा है, तो आप इसको आप ए आई भी लिख सकते हैं, बराबर होगा। मान लो यही चीज वाई की तरफ काम करता है, तो आप इसको इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ जे लिखते हैं, है ना। आप तो देख सकते हैं, है ना, इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये ए एक्स ए वाई जे हो गया, जे क्योंकि वाई की तरफ काम कर रहा है, वाई की तरफ का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे होता है, और एक्स की तरफ का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई होता है। यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से इस वेक्टर में और इस वेक्टर में कोई अंतर नहीं। अच्छा, आपको साथ ही में एक और चीज प्रूफ किए थे कि अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो ए बराबर ऐसा लिख सकते हैं, ए की जगह ए कॉस थीटा आई और ए साइन थीटा जे। ये बताया था, आपको प्रूफ किए थे कि ए एक्स बराबर होता है ए कॉस थीटा, ये प्रूफ किए थे हम, और ए वाई बराबर होता है ए साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। तो इतना चीज आपको बता चुके थे। हमने एक चीज और निकाला था कि मॉड ऑफ ए क्या होगा, है ना। मॉड ऑफ ए क्या होगा, तो आई का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, याद करिए, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर, और जे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ए वाई स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा। अब तुम बोलोगे सर कि ये आई, ठीक है, यहाँ ये आई का मैग्नीट्यूड एक्स था, ये जे का मैग्नीट्यूड एक्स था, यहाँ भी तो आई का मैग्नीट्यूड एक कॉस्ट था, क्या ये वाला रिजल्ट, ये वाला मतलब ऊपर का रिजल्ट इससे मैच करेगा? बिल्कुल करेगा। आप इससे मैग्नीट्यूड निकालिए, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड निकालिए, कैसे निकलेगा देखिए तो। ये क्या करेगा, रूट अंडर आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ए कॉस थीटा का स्क्वायर, जे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ए साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो तो, यहाँ दोनों से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंतर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। देखो तो बचा क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी सिंपली आ गया। ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसी के बराबर आएगा, ए के बराबर ही आता है। तो ये रिजल्ट था। ठीक है, इतना चीज हमको लगता है क्लियर था। अच्छा, आपको ये भी बताए थे कि टेन थीटा भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। टेन थीटा कैसे निकाले थे, ए वाई बाई एक्स आया था, ए वाई बाई एक्स, ये दोनों का रेशियो निकाल दो, टेन थीटा आ जाएगा, यहाँ से निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन में। ये पॉइंट नंबर कितना तक आ चुका था, अगर आप बैक करिए तो ये अभी तक हम लोग पॉइंट वाइज बना रहे थे नोट्स। तो पॉइंट वाइज नोट्स बनाते हुए कितना पॉइंट तक हम पहुंचे थे, आप लोग नोट जरूर बनाइएगा। पॉइंट नंबर 3 तक पहुंचे थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 के बाद हम लोग पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 में देखिए अब क्या है, हम लोग एक्स ए वाई सब कुछ निकाल चुके हैं, है ना। अच्छा, 2D के 3D क्या चल रहे थे मुझे देख लो। हम लोग इसमें 2D चल रहे थे या 3D चल रहे थे, अभी तक 2D ही चल रहे थे, तो 2D में इतना रिजल्ट हम निकाल चुके थे। चलो ठीक है, ठीक है, 2D के लिए इतना रिजल्ट काफी है। हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, यहाँ से 3D में मूव कर सकते हैं। तो 3D का एक रिजल्ट और हम रिजल्ट देख लेते हैं। अब यहाँ 3D का रिजल्ट देखते हैं। अगर यही 3 डायमेंशन में होता तो क्या होता है ना, कुछ नहीं होता। 3 डायमेंशन देख लो कैसे टूटता, ए टूटता 3 भाग में, कैसे कैसे, एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, इस तरह से टूटता है, या इसी को वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट लिखते तो ऐसा आता है, ए एक्स
प्लस ए वाई, यहीं तक होता था 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में ये ए जेड भी हो जाता है। मतलब वेक्टर को 3 भाग, आपको बताया था वेक्टर कितना भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को 3 रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन पढ़ना है। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन मतलब ऐसा तोड़ना है कि तीनों भाग एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। 2 में तोड़ो तो दोनों परपेंडिकुलर, 3 में तोड़ो तो तीनों परपेंडिकुलर, देख लो तीनों परपेंडिकुलर ही होता है ये 3 डायमेंशन में। तो एक्स ए वाई ए जेड हो गया है ना, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, ये 2 फॉर्मूला है ना। इसमें ऐसा नहीं होता, जैसे पीछे में क्या था, एक्स को ए कॉस थीटा, ए वाई को ए साइन थीटा लिख सकते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मेन रिजल्ट वही है। अच्छा, इसमें एक और रिजल्ट जो दोनों में कॉमन है वो है मॉड। अगर आप कोई बोलता है कि मॉड ऑफ ए निकालिए, तो फिर से वही बात होगा, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जे के आगे वाले टर्म का स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, और जेड के आगे वाले टर्म का स्क्वायर, मतलब ए जेड स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज को हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, जिसका वैल्यू है 3i प्लस 4j माइनस के, और आपसे पूछ रहा है कि आप मॉड ऑफ ए बताइए। तो मॉड ऑफ ए क्या होगा, रूट अंडर आई के मैग्नीट्यूड का, यानी आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आई का मैग्नीट्यूड क्या है 3 स्क्वायर, ए वाई मतलब जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जे का मैग्नीट्यूड क्या है 4 स्क्वायर, यहाँ के का मैग्नीट्यूड क्या -1, तो -1 का स्क्वायर, और के का मैग्नीट्यूड -1 है ना, के आगे वाला वैल्यू -1 है ना, कुछ -1 है, तो कितना हो जाएगा ये देखो, तो ये 3 स्क्वायर मतलब 9, 16 और 1, 16 9 25 और 26, 26 आंसर हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी ए की वैल्यू क्या आ गया 26, आंसर हो गया। इसको तोड़ भी सकते हैं, रूट में आने लायक तो रूट में करके देखेंगे। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं, मान लो ए बराबर ऐसा रहता है ना, ए बराबर रहता आई, ओनली आई, तो आप बता सकते हैं मॉड ऑफ ए क्या होगा, जल्दी से बताओ मॉड ऑफ ए क्या होगा, सिर्फ ओनली आई रहता तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जल्दी बताओ। 1 1 होता, सही बात है 1 होता। अच्छा मान लो अगर ऐसा रहता क्वेश्चन, ए बराबर लिखा हुआ 1 माइनस के, तो क्या आता, पहले ये बताओ ये 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन है, ये वाला 1 के 1 माइनस के, 2 हाँ 2 बोल सकते हैं, इसको 3 भी समझ सकते हैं। चलो मैं ऐसा नहीं समझ सकता क्या, क्या जे भी है, आई भी है, के भी है, जे भी है, इसको अरेंज करके लिख लो, यस सर आई प्लस 0j माइनस के, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं 3 डायमेंशन में है। तो अब ऐसे में इसका मॉड क्या निकलेगा, जो सर नहीं 0 दिया हो फिर भी वो है वैल्यू है ना जीरो के साथ, तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यही ना होगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ओनली 1, है ना। 1 अगर इसको नहीं भी कंसिडर करते तब भी वही आता, क्या रूट अंडर क्या 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, मतलब ये भी 1 ही आता, √1 मतलब 1 ही हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का ये रिजोल्यूशन रहा, इसमें किसी तरह का शक आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे कि एक क्वेश्चन पर मूव करते हैं जल्दी से। ठीक है, इस क्वेश्चन को टेकअप करने के लिए हम लोग पहले, उससे पहले एक छोटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब इस क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर shown below। एक वेक्टर है जो नीचे हम दिखा रहे हैं, इसका आपको एक्स और वाई कंपोनेंट बताना है। ठीक है, ये मेरे पास एक वेक्टर सपोज करो है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर मान लो, अब हम सब कुछ लिख दे रहे हैं, ये वेक्टर है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, एफ बराबर 10 दिया हुआ है, ए बराबर 10 न्यूटन एक वेक्टर है। ठीक है, ए बराबर 10 न्यूटन एक वेक्टर है, आपको इसका एक्स और वाई कंपोनेंट बताना है। ठीक है, आप याद करिए किसी वेक्टर को कैसे तोड़ते थे, मान लो ये वेक्टर है, कैसे तोड़ते थे इसको, ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, तो अगर वेक्टर पूछता तब एक से वाई था, लेकिन क्या पूछ रहा कंपोनेंट, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, ये एक्स और वाई कंपोनेंट का वैल्यू पूछ रहा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो इसका क्या होता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ऐसे तोड़ते हैं। तीसरा तोड़ कैसे है, ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे, क्या लगता है इसका दो कंपोनेंट कौन कौन होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा
ये, और एक कंपोनेंट इधर होगा ये। आपको ये वेक्टर टूटा क्या थी, ये एफ एक्स होता है, ये क्या होता है एफ आई होता है। लेकिन आपको क्या चाहिए, एफ एक्स एफ आई का वैल्यू चाहिए। मतलब अगर एफ टूटता दो भाग में है तो कैसे टूटता है, ये लिखा था एफ एक्स प्लस एफ आई लिखा था, या ऐसे लिखा था, एक ही जगह एफ की जगह सोचना है, एफ एक्स आई प्लस एफ आई ऐसे लिखा था, या ए बराबर क्या लिखा था तो बताओ तो, ये थीटा मानते हुए इसको क्या लिखा था, एफ एक्स सॉरी एफ कॉस थीटा आई प्लस एफ साइन थीटा जे, है ना। बात समझ रहे हो, यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। अब चलिए एफ के साथ थीटा का वैल्यू दिया हुआ, ये एफ है 10 न्यूटन का, थीटा दिया और 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है एफ एक्स का वैल्यू बताइए और एफ आई का मैग्नीट्यूड बताइए। तो सिंपल सी बात है, एफ एक्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट तो दिया नहीं हुआ, लेकिन एफ एक्स बराबर क्या होता है एफ कॉस थीटा, है ना। वी हैव, देखो कितना आसानी से निकलेगा, चूंकि हम जानते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या होता है एफ कॉस थीटा, यही ना कंपोनेंट है जी, एफ एक्स वैक्टर है इसका। अब एफ का कंपोनेंट मतलब एफ वेक्टर का कंपोनेंट मतलब एफ एक्स का वैल्यू एक्स के अलोंग, और वाई कंपोनेंट मतलब वाई का वैल्यू एफ एफ वाई का वैल्यू वाई के अलोंग। तो एफ एक्स का वैल्यू तो एफ कॉस थीटा होगा, एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, कॉस थीटा 30 डिग्री, तो कितना हो गया 10 इंटू √3/2, यानी कितना हो गया 5√3, क्या ये निकल गया एक्स कंपोनेंट। अब आपसे पूछेगा वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट मतलब वाई वेक्टर वाई का वैल्यू, वेक्टर वाई का वैल्यू, तो वेक्टर वाई का वैल्यू क्या होगा, वेक्टर वाई का वैल्यू क्या एफ का एफ साइन थीटा, और वेक्टर वाई का वैल्यू यही ना एफ साइन थीटा, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे एफ साइन yes, थीटा, ठीक है। तो एफ का वैल्यू कितना है 10 है, और साइन थीटा का साइन 30, तो 10 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2, क्या कितना आ गया 5 आ गया, है ना आसान। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है कि यदि हमारे पास कोई भी वेक्टर है, यदि हमारे पास कोई भी वेक्टर है और उसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है, मान लो मेरे पास ये वेक्टर कोई भी रहता है, मान लो वेलोसिटी वेक्टर ही रहता है, तो आपसे पूछता है इसका एक्स कंपोनेंट बताइए, मतलब आपसे पूछ रहा है कि वी एक्स जो वेक्टर यहाँ नीचे आएगा उसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके साथ थीटा बना के तो वी कॉस थीटा, और जिसके साथ ये थीटा नहीं बनाता वो वाई कंपोनेंट बनता है, और ये क्या होता है वी sin थीटा। यानी किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होता है उस वेक्टर के साथ cos थीटा, और किसी वेक्टर का y कंपोनेंट क्या होता है उस वेक्टर के साथ sin थीटा। याद रखिएगा, किसी वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होता है उस वेक्टर के साथ cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या होता है उस वेक्टर के साथ sin थीटा। या ऐसे याद रखिए, वेक्टर जिसके साथ थीटा बनाएगा वो हो जाएगा cos थीटा, v cos थीटा, मतलब वेक्टर इंटू cos थीटा, है ना। जैसे मान लो इसी का सिचुएशन ऐसा रहता है, मान लो सिचुएशन ऐसा रहता है, फिर से वही है, वही वेक्टर है हमारे पास, मान लो वेक्टर इस बार बी है, लेकिन इस बार थीटा यहां बन रहा है। तो आपसे पूछता है इधर का कंपोनेंट का वैल्यू बताइए, इधर का, इधर पता नहीं है कौन एक्स है कौन वाई, हमको नहीं पता, लेकिन हमको पूछ रहा है इधर वाले कंपोनेंट का वैल्यू, इधर वाले कंपोनेंट का वैल्यू, एक्स वाई कुछ दिया ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, जिसके साथ ये थीटा बनाता है उस कंपोनेंट का वैल्यू कितना होता है बी कॉस थीटा, और जिसके नहीं बनाता क्या होता है बी साइन थीटा, ठीक है। अब इसको आप एक्स कंपोनेंट बोलिए चाहे वाई कंपोनेंट बोलिए, ये चीज याद रखिएगा कि एक्स कंपोनेंट जरूरी नहीं कि हमेशा भी cos थीटा ही हो, क्योंकि देखो इसको अगर एक्स बोले हैं लेकिन थीटा ऊपर के साथ बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा अपने हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा। जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है वेक्टर वो cos थीटा हो जाता है, और जिसके साथ थीटा नहीं बनाता क्या लिखते हैं उसको sin थीटा। ये याद करने के लिए आप याद रखिए हमेशा, ठीक है, हमेशा ये काम देगा आप लोगों को। चलिए तो जल्दी से हम लोग वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग क्या दिया हुआ, एक एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है, टेक ऑफ मतलब उड़ रहा है नहीं जी, टेक ऑफ करने में तो उड़ना ही ना होता है जी। एक एरोप्लेन उड़ने जा रहा है और ऐसे में क्या कर रहा है वो हॉरिजेंटल के साथ धरती के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा एक हेलीकॉप्टर, पहले तो एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं कि कोई सी घटना को हमको इसी में देखना है, एक्स और वाई एक्सिस में देखना है। ये मान लो इस पोजीशन से यहां से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया, इधर से दौड़ते 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 आया यहां से उड़ गया, उड़ा तो इधर की ओर भागा होगा, जब भागा तो वेलोसिटी हो गया इसके साथ, जब भागा तो एक वेक्टर आ गया ना उसके साथ, वेलोसिटी वेक्टर आ गया। कितना डिग्री पर भागा ये 60 डिग्री पर भागा,
हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब इसके साथ। वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया, कितना वेलोसिटी से भागा ये, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, यानी सिंपली भी दिया हुआ कितना, 200 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ। ठीक है, वेलोसिटी कितना दिया है, 200 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, है ना, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब भी का ऊपर कितना कंपोनेंट है और इधर कितना कंपोनेंट है ना, मतलब इसको अगर परपेंडिकुलर डाल दें हम, तो आपसे पूछ रहा है तो ये वैल्यू कितना आएगा और ये वैल्यू कितना आएगा, है ना। सिंपली हम जानते हैं, अब किसी को एक्स मान लो, इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको वाई एक्सिस मानेंगे, चाहे इसको वाई, इसको एक्स मानने के ऊपर है, एक्स वाई किसी को मान सकते हैं। लेकिन जो कंपोनेंट 60 डिग्री के साथ है वो निश्चित रूप से क्या होगा, v cos थीटा होगा। और जो 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बना रहा है इसके साथ ना, थीटा एंगल बना रहा है, और जिसके साथ नहीं बना रहा क्या हो जाएगा, v sin थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल की तरफ हो गया, यानी सिंपली हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, v cos थीटा। इसी को x कंपोनेंट बोलेंगे जब ये x होगा, इसी को y कंपोनेंट बोलेंगे अगर ये y होगा। लेकिन याद रखना, जिसके साथ एंगल बनाता है वही cos थीटा होता है, इससे नहीं बनाता थीटा नहीं होता। ये थीटा यहाँ 60 है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ 200 रख दो और cos 60 रख दो, ठीक है। 200 cos 60 वाले कितना होता है, जल्दी बताइए, cos 60 वाले होता है 1/2, यानी कितना हो गया, 100 किलोमीटर पर आवर निकल गया। वैसे बताइए वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट बताइए कितना होगा, v sin थीटा, ये ना होगा जी, v sin थीटा होगा, क्योंकि उसके साथ ही एंगल नहीं बना, जिसके साथ एंगल बना तो वही होता है। तो v sin, तो v की जगह तो फिर से वही 200 हो गया, और sin थीटा की जगह sin 60 हो गया। तो बोलिए 200 गुना sin 60 वैल्यू क्या होता है, √3/2, यानी कितना हो गया, 100 √3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। अब देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनाते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा एक आध और न्यूमेरिकल बनाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अगर क्लियर हो गया समझ लो कि तुम लोग कंपोनेंट समझ चुके हो। अच्छा, उससे पहले एक और चीज बताते हैं जरा, रिजोल्यूशन का देखो। एक चीज हमेशा याद रखना कि दोनों कंपोनेंट जो होता है, जब भी वेक्टर को दो भाग में तोड़ेंगे तो एक भाग आएगा cos थीटा और दूसरा आएगा sin थीटा। जैसे मान लो वेक्टर बी रहेगा तो एक पार्ट क्या आएगा इसका, दो कंपोनेंट, पहला पार्ट क्या आएगा, बी cos, दूसरा क्या आएगा sin थीटा, और दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री होता है। जैसे जैसे इस कॉन्सेप्ट को पहले जरा समझो, एक एक हम लोग कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एक चीज बता रहे हैं आप लोगों को, सिंपली कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जैसे मान लो सिचुएशन, हम एक सिचुएशन दिखा रहे हैं आपको। ये मेरे पास एक इस तरह का ढलान बना हुआ, मान लो ऐसा एक ढलान बना हुआ है ना, ऐसा एक ढलान बना हुआ, इस तरह से एक ढलान बना हुआ, चलो इतना ही दिखाते हैं। और इसके ऊपर क्या है, एक एक बॉल लुढ़क के नीचे जा रहा है, एक बॉल है यहाँ पर, है ना, यहाँ एक बॉल है जो यहाँ से लुढ़क के नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज हमको बताइए कि यहाँ पर ये बॉल का अपना वेट किधर काम कर रहा है, नीचे की ओर। वेट समझते हैं ना, वेट क्या है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, कौन बताएगा हमको, वेट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, कोई बताइए। एनीवे चलो देखो, वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेट क्या है आप लोग बता दें कि अगर मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, सपोज कोई मेरे पास कोई बॉडी इस तरह का, तो इसको अर्थ जिस फोर्स से खींचता है उसको लोग वेट बोलते हैं, जिस फोर्स से खींचता है। और इस फोर्स का वैल्यू, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ एक्सेलरेशन जी लिया जाता है। तो कुल मिला के फोर्स, ये यही वेट कहलाता है। आप लोग कॉन्सेप्ट सुधारिए कि ये मास और वेट में अंतर होता है, मास में अगर एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेट बन जाता है, दिस इज वेट, ये एक्चुअली फोर्स है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है ना, ये मान लो यहाँ थीटा एंगल पर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड पर झुका हुआ एक प्लेन है, ये इस पर नीचे की ओर गिर रहा है। तो प्रेजेंटली इसका वेट किधर काम कर रहा है, नीचे की ओर, इसका वेट सीधे काम करेगा ना, नहीं समझे। वेट को अगर एक फोर्स से दिखाएं तो ये किधर काम करेगा, नीचे की ओर। यस सर। यहाँ इसका वेट है, डब्ल्यू से दिखा दो चलो,
W किधर की ओर काम कर रहा है, नीचे की ओर, है ना। इसको सिंपली एफ दिखा दो ना, सिंपली एफ दिखाते हैं, चलो सिंपली एफ दिखा देते हैं। भले एफ बराबर क्या है, यहाँ एम जी है, ठीक। तो अब देखो इसका वेट नीचे कर काम कर रहा है इस बॉडी का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करेंगे। यहाँ एफ को तोड़ना है दो भाग में। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, मान लो सिंपल कोई एफ है, इसका दो भाग करना, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन करना, तो एक इधर तोड़ते हैं, एक इस पर ठीक 90 डिग्री ऊपर की ओर टूटता है। अब थोड़ा सा और गहन चलेंगे लोग। अगर ये एफ है, इधर वाले को भले हम एफ एक्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एफ कॉस थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एफ कॉस थीटा है, इसको आप एफ एक्स बोल सकते हैं। और इधर वाले को बोलते हैं एफ साइन थीटा, इसको आप एफ आई बोल सकते हैं। लेकिन इसको एफ कॉस थीटा निश्चित है ये होगा, लेकिन एफ एक्स होगा कि नहीं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इधर वाले को आप एक्स एक्सिस मान रहे हैं कि ऊपर वाले को एक्स एक्सिस मान रहे हैं। अगर ऊपर को वाई एक्सिस मान रहे हैं तब ये एफ आई होगा, ऊपर वाले को एक्स मानिएगा तो जो एफ एक्स हो जाएगा। इसे जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स एक्सिस वाला कॉस थीटा है, हाँ, लेकिन जिसके साथ ये कॉस थीटा एंगल बनाएगा वो हमेशा कॉस थीटा आएगा। तो एफ का इधर का कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब उसका वैल्यू, उसका टूटा हुआ पार्ट का मैग्नीट्यूड एफ कॉस थीटा होगा। तो अब और दोनों दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री टूटता है। अब इस एफ को तोड़ना है ना, इस एफ को तोड़ना है, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे देखो, मतलब इस एफ का इफेक्ट कैसे इस पर काम कर रहा है ना। तुम लोग देखोगे कि ये बॉल लुढ़क कर नीचे की ओर भी आ रहा होता है और इस जमीन से चिपका हुआ रहता है। इसका मतलब कि इस पर कुछ इस तरह का फोर्स काम कर रहा है। ये फोर्स सीधे काम कर रहा है, लेकिन इसका दो इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि बॉल नीचे की ओर भी भागते रहता है और इधर को चिपका भी रहता है। इसका मतलब ये फोर्स दो भाग में टूट के काम करता है। तो फिजिक्स बोलता है दो भाग में, प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं। फिजिक्स में जो चीज हम देखते हैं उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट भी देखना चाहिए। तो यही फोर्स इसको नीचे भी लाता है और इसे चिपका के भी रखता है। अगर इस फोर्स को आप हटा दीजिएगा तो ये यहीं पर रह जाएगा, है ना। यहीं पर रहेगा, क्या होगा नहीं पता, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर नीचे की ओर घसक के आ रहा है तो ये फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, देखिए इस फोर्स को दो भाग में तोड़ते हैं। पहला भाग हम इसको इधर क्यों लेते हैं, सपोज करो इधर क्यों, पहला भाग मान लो इधर क्यों लेते हैं, क्योंकि एक फोर्स तो इसको चाहेगा नीचे की ओर लाना, तो ये फोर्स हो गया एफ। और इस पर परपेंडिकुलर एक और फोर्स चाहिए, क्योंकि एक फोर्स अगर आपको पता है किधर काम कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर एक और फोर्स लगेगा, तभी रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन होगा। तो इस पर ठीक 90, इस पर ठीक 90 मतलब इधर की ओर एक फोर्स आएगा, ठीक है। वो 90 एक्सपेक्टिव बना नहीं, 90 एग्जैक्टली लगभग लगभग ऐसा आएगा, है ना। आपको हम ये प्रूफ करेंगे कि ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब एफ का अब दो पार्ट हो गया, देख लो। एक इसको आप F1 बोल सकते हैं, इसको आप F2 बोल सकते हैं, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर बोल सकते हैं। मतलब F बराबर क्या हो गया यहाँ पर, F बराबर हो गया F1 प्लस F2, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का रूल यहाँ लगा सकते हो। तो F1 बराबर क्या होगा, F1 का मैग्नीट्यूड तब क्या हो जाएगा, बताइए तो कोई। F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का फॉर्मूला लगा के। जैसे यहाँ पर F को तोड़े थे ना हम लोग, F cos थीटा में और F sin थीटा में, वैसे इस F को हम तोड़ सकते हैं F1 और F2 में, और ये परपेंडिकुलर ये एंगल थीटा होगा। तो आप बताइए F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जल्दी से फॉर्मूला बताइए। ये हो जाएगा F cos थीटा, ये क्या होगा sin थीटा, क्योंकि F जो है जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है वो क्या होता है, F cos थीटा होता है। और जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बनाता वो क्या हो जाता है, F sin थीटा होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, F sin थीटा, जबकि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, F cos थीटा आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ। तो किसी वेक्टर को आप परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते वो रिजॉल्व पार्ट F1 F2 एक दूसरे परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जिसके साथ ये वेक्टर थीटा एंगल बनाएगा वो cos थीटा हो जाएगा, जिसका नहीं बनाएगा वो क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहां पर आते हैं, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जरा समझा जाए, यहां पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। A man moves his boat, बोट समझते हैं नाव है, with a speed of 80 मीटर पर सेकेंड, 18 किलोमीटर पर आवर, है ना, इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट बना देते हैं हम लोग, है ना। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया,
साउथ हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर की ओर, इधर की ओर मूव कर रहा है, कहीं इधर की ओर मूव कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब इसका बीचों बीच का डायरेक्शन, तो कितना डिग्री होगा, 45 होगा, ये 45 होगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन 45 होता है, ये 45 डिग्री होगा। द शोर लाइन, शोर लाइन मतलब किनारा, है ना, मेक्स एन एंगल 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट से साउथ की तरफ 15 डिग्री एंगल बना रहा किनारा, मतलब ये नदी का किनारा है, देखो ये नदी का किनारा है, इसको पूरा एक्सटेंड करोगे तो ये नदी का किनारा हो गया, ये नदी का किनारा है, क्योंकि किनारा जो है वेस्ट से 15 डिग्री साउथ की तरफ है, मैं लिख रहा ना, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है, फुल स्टॉप है। ऑब्टेन द, obtain the component of velocity of the boat along the shoreline and perpendicular to the shoreline, एक शोर लाइन के along निकालना और एक उसके परपेंडिकुलर निकालना है। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब जरा फ्रेश डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं ताकि आप लोग को समझने में सुविधा हो। एकदम बिल्कुल फ्रेश डायग्राम बना रहे हैं, है ना, ये देखिए ये बिल्कुल फ्रेश डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री पर एक ये नाव जा रहा है, नाव जा रहा मतलब इसका वेलोसिटी फैक्टर इधर की ओर होगा, ये वेलोसिटी फैक्टर इधर बना दो पहले नाव का, बाकी ये समझ लो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और नीचे साउथ है। कितना डिग्री पर जा रहा है भैया ये, तो ये जा रहा है 45 डिग्री पर जा रहा है ये, ठीक है। और इसका वैल्यू दिया मतलब ये वेलोसिटी फैक्टर एक तरह से, ये वेलोसिटी फैक्टर, और ये वेलोसिटी फैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ, स्पीड बोल रहा है, लेकिन जब वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो इसको वेक्टर बोल सकते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10 शोर लाइन, अब शोर लाइन भी है मतलब इसका किनारा भी है, इस नदी का अपना कुछ किनारा भी है, तो किनारा को थोड़ा कलर बदल देते हैं, ठीक है। नदी के किनारा को चलो मिट्टी कलर से दिखा देते हैं, ये मिट्टी कलर टाइप का होगा, ये यहाँ से लगभग यहाँ 20 से पार कर रहा है ये, ठीक है, ये यहाँ से पार कर किनारा है, और ये जो है इसके साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ये बना रहे हैं 50 डिग्री एंगल बना रहा है, सॉरी ये 15 डिग्री एंगल बना रहा है वेस्ट से साउथ की ओर, ये हमारा शोर लाइन है। अब बोल रहा है कि आप इसको तोड़िए दो भाग में, है ना, आप वेलोसिटी को तोड़िए, आप इस वेलोसिटी को तोड़िए दो पार्ट में, दो कंपोनेंट निकालने के लिए बोल रहा है, इस तरह से कि एक शोर लाइन की तरफ आए और एक शोर लाइन के परपेंडिकुलर आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है, शोर लाइन की तरफ आने के लिए आपको एक कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट निश्चित रूप से आपको इधर लेना होगा, शोर लाइन की तरफ तोड़ने के लिए एक कंपोनेंट आपको इधर लेना होगा, इधर की ओर, एक कंपोनेंट हम इधर तोड़ देते हैं, देखो एक कंपोनेंट हम इधर ले रहे हैं, देखो इधर की ओर, ठीक है, बी का एक कंपोनेंट इधर की ओर आ गया, और बोल रहा है इस पर परपेंडिकुलर, शोर लाइन पे परपेंडिकुलर, शोर लाइन पे परपेंडिकुलर मतलब यहां से 90 डिग्री, तो हो गया 45, ये हो गया क्या जी, कितना कितना हो गया ये बताइए, ये 15 हो गया, 45 हो गया, 90 जाना है इस पर, इस पर 90 मतलब 15 45 कितना होता है, 60 होता है ना जी, 30 और, है ना, मतलब ये कहीं, हाँ ये कहीं कुछ इस तरह से जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर मतलब कुछ इस तरह से जाएगा, तो भी का दो पार्ट होगा, एक शोर लाइन की तरफ और एक शोर लाइन के परपेंडिकुलर, वही लिख रहा है, एक शोर लाइन की तरफ और एक परपेंडिकुलर टू शोर लाइन, तो शोर लाइन पे परपेंडिकुलर यही लाइन जाएगा जी, है ना, तो अब भी का दो Yes, sir. कंपोनेंट आ गया, है ना, चलो इस कंपोनेंट को हम V1 बोलते हैं, इस कंपोनेंट क्या बोलते हैं, V2 बोलते हैं, तो कोई हमको बता सकता है कि V1 का मॉड क्या होगा, ये तो पूछ रहा आपसे, और V2 का मॉड क्या होगा, सर डायरेक्शन इसमें पूछ रहा है ना। नहीं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है, क्वेश्चन देखो फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रहा है ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का वैल्यू पूछ रहा है, कंपोनेंट ऑफ द वैल्यू पूछ रहा है, जो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये जा रहा था नाव किधर की ओर, ये वाला वेलोसिटी, इसका एक कंपोनेंट आ गया इस शोर लाइन की तरफ और एक शोर लाइन परपेंडिकुलर, तो आपको V1 का मैग्नीट्यूड और V2 का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, हमको ये बताइए कि इस V से ये Every कितने डिग्री thought पे है, still-
इस V से ये नीचे वाला जो V1 कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर, तो ये पूरा 60 है ना। यस सर। तो बात वही हो गया, जैसे V को हम तोड़ते थे दो पार्ट में, एक थीटा वाले पार्ट को V cos थीटा, और थीटा वाले पार्ट के ठीक परपेंडिकुलर क्या बोलते थे हम लोग, V sin थीटा। यहाँ पर थीटा वाला पार्ट क्या है, 60 है, तो कितना हो जाएगा V बी cos cos थीटा, 60 और ये कितना हो जाएगा V sin थीटा। यहाँ पर V cos 60, यहाँ पर क्या हो गया इसका V आंसर आएगा sin 9 60। मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको हाँ सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये 9 18, मीटर पर सेकंड। 80 इंटू 1/2 यानी 9 किलोमीटर पर आवर, है ना। और ये 18 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2, यानी कितना हो जाएगा ये 9 √3 9√3। मीटर पर आवर। तो देखिए, ऐसा नहीं कि हर बार जैसे कंपोनेंट हम लोग पढ़े कि भाई एक्स के तरफ का वैल्यू V cos थीटा होता है, वाई के तरफ का वैल्यू V, ये जरूरी नहीं है। हाँ, इतना जरूरी है कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पर 90 डिग्री पर रहेगा, और साथ में ये जिसके साथ थीटा बनाएगा, जो वेक्टर है थीटा बनाएगा वो cos थीटा होगा, और जिसके साथ नहीं बनाएगा उसका sin थीटा, मतलब जिसके साथ वेक्टर बनाएगा उसका, उस वेक्टर का कंपोनेंट, जिसके साथ एक थीटा बनाएगा उस वेक्टर का कंपोनेंट होगा cos थीटा, और जिसके साथ ये वेक्टर नहीं बनाता उसका कंपोनेंट क्या होगा, V sin थीटा। क्या क्लियर है? यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को ले पाए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। और